23 जून 2026 मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश। एक छोटी सी फैक्ट्री डिस्पोजेबल पेपर प्लेट बनाने वाली। बाहर से देखने में कुछ खास नहीं लगती, लेकिन अंदर से जहन्नुम। जब पुलिस ने गेट तोड़ा और अंदर घुसी तो उन्हें मिले 12 इंसान जो लगभग 18 महीने से कैद में थे। इन्हें कोई सजा नहीं मिली थी, इन पर कोई केस नहीं था। इन्हें सिर्फ एक चीज मिली थी और वो था नौकरी का झूठा वायदा। इनसे रेलवे स्टेशनों पर, बस स्टैंड्स पर मिलकर कहा गया 12,000 से 15,000 रुपए महीना मिलेगा, खाना और रहना वहीं होगा। यही था उनका एक छोटा सा लालच। और अंदर जाते ही फोन छीन लिए गए, दरवाजे बंद कर दिए गए, बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं था। रोज सुबह से काम, रात तक काम, न ब्रेक, न छुट्टी और न ही मजदूरी। खाने में सिर्फ एक सूखी रोटी मिलती, वो भी जानवरों को खिलाए जाने वाले चोकर की। अगर किसी ने मजदूरी मांगी तो उन्हें लातों से पीटा गया, भालों से घोंप दिया गया। दान बहादुर थापा नेपाल का एक आदमी 2 साल से कैद में था। उसने कहा, मेरी फैमिली को पता भी नहीं कि मैं कहां हूं। शिवम कुमार उम्र 26 साल, उसने अपनी पीठ पर चाबुक के निशान मीडिया को दिखाए। बचे हुए मजदूर बताते हैं कि कई लोग इस अत्याचार से मर भी गए। फैक्ट्री मालिक अंकित बालियान फरार है, हालांकि उसके 2 सहयोगी गिरफ्तार हुए हैं बीएनएस के बॉन्डेड लेबर एबोलिशन एक्ट और चाइल्ड लेबर एक्ट के तहत। अब एक सवाल, क्या यह पहली बार हुआ है? क्या यह सिर्फ मुजफ्फरनगर की बात है? नहीं, यह कहानी उतनी ही पुरानी है जितनी की हमारी सभ्यता है। आज हम देखेंगे फोर्स्ड लेबर का पूरा इतिहास, प्राचीन काल से आज तक, पूरी दुनिया में, भारत में, और समझेंगे यह खत्म क्यों नहीं होती। पहले समझ लें कि फोर्स्ड लेबर आखिर है क्या। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी ILO की परिभाषा के अनुसार कोई भी काम जो किसी इंसान से धमकी या सजा के डर से करवाया जाता है या उसके लिए उसने अपनी मर्जी से सहमति न दी, उसे कहते हैं फोर्स्ड लेबर। इसके 3 मुख्य रूप है। पहला, बॉन्डेड लेबर यानी बंधुआ मजदूरी। जब कोई इंसान कर्ज यानी अग्रिम राशि, जिसे एडवांस कहते हैं, के बदले काम करने को मजबूर हो जाता है और वह कर्ज नहीं चुका पाता क्योंकि ब्याज बढ़ता रहता है, मजदूरी नहीं मिलती, इंसान फंसता ही रहता है। यह एक तरीके की आर्थिक जेल है। ट्रैफिकिंग आधारित फोर्स लेबर, जैसे मुजफ्फरनगर में हुआ, झांसा देकर भर्ती, अंदर ले जाकर कैद कर लिया गया, फोन छीन लिया गया, पहचान छीन ली गई और बाहर जाने का रास्ता भी बंद कर दिया गया। तीसरा है स्टेट इम्पोज्ड फोर्स्ड लेबर, जब सरकार खुद लोगों को बिना वेतन के काम में लगा ले, जैसे औपनिवेशिक काल के दौरान अंग्रेजों ने किया था। संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशंस ने बंधुआ मजदूरी को आधुनिक युग की गुलामी करार दिया। और गुलामी वह शब्द जो सिर्फ इतिहास की किताबों में लगता है, लेकिन वह आज भी जिंदा है। ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स 2018 के अनुसार पूरी दुनिया में 4 करोड़ लोग आज भी गुलामी में जी रहे हैं और अकेले भारत में 80 लाख, यानी पूरी दुनिया के गुलामों का 20% आज भी भारत में है। अब चलते हैं समय में पीछे। मेसोपोटामिया और मिस्र 5000 साल पहले की दुनिया की पहली सभ्यताएं। मेसोपोटामिया और मिस्र में भी फोर्स्ड लेबर थी। पिरामिड बनाने वाले मजदूर, जिन्हें आमतौर पर गुलाम समझा जाता है, वे दरअसल काफी हद तक आजाद मजदूर थे जिन्हें राशन और वेतन मिलता था। लेकिन POW यानी प्रिजनर्स ऑफ वॉर यानी जंगी कैदियों से जरूर फोर्स्ड लेबर ली जाती थी। हम्माराबी कोड 1754 BC में डेट स्लेवरी का जिक्र मिलता है, जिसमें ये लिखा गया है कि अगर कर्ज देने वाला कर्ज नहीं चुका पाता है तो वह काम करेगा। यूनान और रोम गुलामी की चरम सीमा पर थे। एरिस्टोटल यानी अरस्तु दुनिया के महान दार्शनिकों में से एक थे। उन्होंने कहा, कुछ लोग स्वभाव से ही गुलाम होते हैं, यानी यह कोई जुल्म नहीं बल्कि कुदरती व्यवस्था है। एथेंस में जब समान अधिकारों का नाटक चल रहा था, उस समय शहर की 30 से 40% आबादी गुलाम थी। रोम में तो गुलामी साम्राज्य की रीढ़ थी। एक अनुमान के अनुसार पहली शताब्दी BC में रोम की 35% आबादी गुलाम थी, यानी हर 3 में से 1 इंसान गुलाम था। स्पार्टकस याद है, 73 BC में एक थ्रेशियन ग्लेडिएटर ने गुलामी के खिलाफ बड़ा विद्रोह किया, रोम की सेना से टक्कर ली। हालांकि वह हार गया, मर गया, लेकिन उस लड़ाई ने दुनिया को पहली बार दिखाया कि गुलाम भी आजादी की कद्र करते हैं। इस्लामिक और मध्ययुगीन दुनिया की बात करें, मध्यकाल में अफ्रीका, अरब दुनिया, मध्य एशिया, सब जगह गुलामी थी। अरब स्लेव ट्रेड सहारन और हिंद महासागर के रास्तों पर सदियों तक चलती रही। यह कहना गलत नहीं होगा कि
कोई एक धर्म या सभ्यता अकेले जिम्मेदार थी। यह एक सार्वभौमिक पाप था। हर बड़ी सभ्यता ने गुलामी को किसी न किसी रूप में स्वीकार जरूर किया था। ट्रांस अटलांटिक स्लेव ट्रेड इतिहास का सबसे बड़ा जुर्म। 15वीं सदी से 19वीं सदी तक यूरोप के देश पुर्तगाल, स्पेन, ब्रिटेन, फ्रांस, नीदरलैंड ने अफ्रीका से 1.25 करोड़ से ज्यादा अफ्रीकियों को जबरदस्ती अमेरिका और कैरेबियन ले जाया गया। ये इंसान नहीं थे उनकी नजरों में, ये प्रॉपर्टी थे, माल थे। समुद्र में कितने मारे गए किसी का कोई हिसाब नहीं। अमेरिका की कॉटन इकोनॉमी और कैरेबियन की चीनी सब इन्हीं के खून पर खड़ी थी। 1865 में अमेरिका में गुलामी आधिकारिक रूप से खत्म हुई सिविल वॉर के बाद, और 13वां संविधान संशोधन भी लाया गया। लेकिन क्या सच में गुलामी खत्म हुई या इसका एक अलग रूप बना दिया गया? वैदिक काल और मनुस्मृति। भारत में फोर्स्ड लेबर यानी बंधवा मजदूरी की जड़ें बहुत गहरी हैं। ऋग्वेद में दास का जिक्र है, जो एक पराजित जनजाति थी और जिन्हें काम करना पड़ता था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र 4वीं सदी बीसी में कर्ज उतारने के लिए सेवा यानी श्रम की व्यवस्था साफ लिखी है। मनुस्मृति में शूद्रों को, जो जाति व्यवस्था के सबसे निचली श्रेणी पर थे, उनकी जातियों के लिए सेवा करना अनिवार्य बताया गया। यह व्यवस्था सदियों तक चली। इसका मतलब था जाति बराबर भाग्य। तुम्हारा जन्म तय करता था कि तुम काम करोगे या करवाओगे। सुल्तानों और मुगलों के दौर में जागीरदारों और जमींदारों के लिए बेगार बिना मजदूरी की सेवा आम बात थी। किसान जो जमीन के मालिक नहीं थे, उन्हें हाकिम की खिदमत करनी होती थी। यह उनका हक नहीं बल्कि उनकी जिम्मेदारी मानी जाती थी। फौजी कैदियों में भी फोर्स्ड लेबर ली जाती थी। ब्रिटिश राज सबसे बड़ी धोखेबाजी। अब आते हैं उस दौर पर जिसने भारत के लेबर सिस्टम को स्थायी रूप से नुकसान पहुंचाया। कौन था? ब्रिटिश राज। अंग्रेज कहते थे हम सभ्य बनाने आए हैं, लेकिन उन्होंने भारत के साथ क्या किया? इंडिगो रिवॉल्ट, नील की खेती। बंगाल और बिहार के किसान जो पहले से गरीब थे, उन्हें जबरदस्ती नील को उगाना पड़ता था। क्यों? क्योंकि नील ब्रिटेन भेजी जाती थी। क्यों? क्योंकि नील ब्रिटेन बेची जाती थी और मुनाफा ब्रिटिश मिलों को होता था। 1859 में नील दर्पण पहला राजनीतिक नाटक इसी पर लिखा गया, और आखिरकार 1859-60 में इंडिगो रिवोल्ट हुआ, जिसमें किसानों ने सीधा इनकार कर दिया। कूली सिस्टम। भारत से लाखों मजदूरों को ब्रिटिश उपनिवेशों में ले जाया गया, जैसे फिजी, दक्षिण अफ्रीका, त्रिनिदाद, मॉरिशस, गुयाना आदि। इन्हें इंडेंचर्ड लेबर कहा गया, यानी कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले मजदूर, लेकिन हालात लगभग गुलामी जैसे। बीबीसी की एक रिपोर्ट में 1980 के दशक में भारतीय कूलियों के साथ पाशविक जुल्म का जिक्र मिलता है। 1843 एंटी स्लेवरी एक्ट। अंग्रेजों ने 1843 में भारत में गुलामी को औपचारिक रूप से प्रतिबंधित यानी बैन कर दिया, लेकिन डेट बॉन्डेज को बैन नहीं किया। उल्टा वर्कमैन ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1859 ने अनुमति दी कि अगर कोई मजदूर अग्रिम राशि लेकर काम छोड़े तो उसे जेल हो सकती थी। यह गुलामी का ही एक दूसरा नाम था। 1876 से 1879 के ग्रेट फेमाइन में विक्टोरिया सरकार ने राहत शिविर चलाए, जहां भूखे लोग काम करके रोटी कमाते थे। अगर काम नहीं किया तो खाना भी नहीं मिलता था। लाखों लोगों की मौत हुई। इतिहासकार माइक डेविस ने इसे 19वीं सदी का होलोकॉस्ट कहा। 15 अगस्त 1947 को हमें आजादी मिली और 1950 तक संविधान भी बन गया। संविधान के अनुच्छेद 23 में बिल्कुल स्पष्ट रूप से लिखा है, फोर्स्ड लेबर, बेगार और ह्यूमन ट्रैफिकिंग प्रतिबंधित है। अगर कोई यह करता पाया गया तो उसे दंडनीय अपराध माना जाएगा। फिर क्या हुआ? कुछ नहीं, क्योंकि बैन था, लेकिन प्रवर्तन यानी एनफोर्समेंट नहीं था। 1976 आपातकाल यानी इमरजेंसी का जमाना। इंदिरा गांधी के समय बॉन्डेड लेबर सिस्टम एबॉलिशन एक्ट 1976 पास हुआ। इस एक्ट ने सभी बंधुआ मजदूरी के कर्ज को शून्य कर दिया, यानी कर्ज माफ कर दिया गया। बंधुआ मजदूरी से मुक्ति की गारंटी दी गई। जिला मजिस्ट्रेट को बचाव और पुनर्वास का जिम्मेदार बनाया गया। हर अपराध को कॉग्निजेबल बनाया गया, और सजा क्या है? अधिकतम 3 साल की जेल और 2000 रुपए का जुर्माना। 2000 रुपए और 3 साल, इतने में आज एक एंड्रॉइड फोन भी नहीं आता। यह कमजोर सजा ही बताती है कि सरकार बंधुआ मजदूरी को लेकर कभी गंभीर रही ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने भी बार बार कहा है। PUDR वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 1982।
कैदी से बेगार लेना आर्टिकल 23 का उल्लंघन है। बंधुआ मुक्ति मोर्चा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1984, खनन में बंधुआ मजदूरों को रिहा करो। नीरज चौधरी वर्सेस एमपी 1984, कोर्ट ने सरकार की उदासीनता पर खेद जताया, लेकिन आदेश कोर्ट के होते हैं और जमीन पर इनका इम्प्लीमेंट नहीं होता। अब बात करते हैं आधुनिक भारत की। यह सोचना गलत होगा कि बंधुआ मजदूरी बीते जमाने का एक शब्द है। नहीं, ये शब्द आज भी है हमारे बीच में। बिहार, यूपी, पंजाब, राजस्थान, इन राज्यों की ईंट भट्टियां बंधुआ मजदूरी का सबसे बड़ा अड्डा है। कारीगर को सीजन शुरू होने से पहले 20,000 या 30,000 का एडवांस दे दिया जाता है। फिर अक्टूबर से जून यानी 9 महीने वह काम करता है, मजदूरी मिलती है, हिसाब गड़बड़ होता है। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार और यूपी सरकार के 187 ईंट भट्टों पर ऐसे ही बंधुआ मजदूरों को रिहा करने के लिए एनएचआरसी आदेश का पालन करने में देरी पर फटकार लगाई। एनसीआरबी यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार सिर्फ रजिस्टर्ड मामलों में 2016 से 2021 के बीच 8,000 से ज्यादा बंधुआ मजदूरों को बचाया गया। हालांकि वास्तविक संख्या कहीं ज्यादा थी। पंजाब, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, यहाँ दलित मजदूर जो किसान के खेत में काम करते हैं उन्हें पहले से एडवांस मिलता है। फसल कटी, कर्ज बढ़ा, बीज का कर्ज, खाद का कर्ज, बीमारी का कर्ज, जो कि कभी पूरा नहीं होता। करण लहोरी, आंध्र का एक दलित मजदूर ने एक इंटरव्यू में कहा, मैं 15 साल से उसी किसान के लिए काम कर रहा हूँ। मेरा कर्ज 40,000 से शुरू हुआ जो अब 1.5 लाख हो गया है। कैसे मैं इस जंजाल से बाहर निकलूं? कालीन उद्योग यानी कारपेट इंडस्ट्री, भदोही और मिर्जापुर। यूपी का भदोही कारपेट एक्सपोर्ट का हब है, दुनिया में मेड इन इंडिया कारपेट का घर। कई बार चाइल्ड लेबर, कई बार 12 से 14 घंटे काम, मजदूरी नहीं या है तो बहुत कम। ह्यूमन राइट्स वॉच ने 1990 के दशक से रिपोर्ट दी है और हालात सुधरे हैं, लेकिन पूरी तरह से ये बंद नहीं हुआ। घरेलू कामगार, घर के अंदर की कैद, यह सबसे अदृश्य यानी इनविजिबल क्षेत्र है। झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा की छोटी बच्चियां शहर के घर में काम करने के लिए लाई जाती हैं। मोबाइल नहीं, छुट्टी नहीं, घर नहीं जाने दिया जाता और इसकी कोई परिभाषा भी किसी कानून में नहीं है। कब तक? जब सरकार 2017 में एक कानून लाई जिसके तहत इसको परिभाषित किया गया और इसे कानून के दायरे में रखा गया। मुजफ्फरनगर अकेला नहीं है, मुजफ्फरनगर से पहले भी ऐसा कहीं जगह और हुआ है। 2023 तमिलनाडु, बिरयानी की दुकान में झारखंड के प्रवासी मजदूरों को कैद करके रखा गया। 2022 राजस्थान, नमक की खान में बिहार के 40 मजदूर बंधुआ पाए गए। 2021 महाराष्ट्र, शुगर मिलों में 3,000 से ज्यादा प्रवासी मजदूरों की फोर्स लेबर की शिकायत मिली। 2019 गुजरात, 23 बंधुआ मजदूर बचाए गए, जिनमें से 7 नाबालिग थे ईंट भट्टों में। यह सब खबर थी, कुछ दिन चली फिर बंद हो गई और सिस्टम वही रहा। अब एक सेकंड के लिए भारत से बाहर चलते हैं। ILO 2022 की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में 2,80,00,000 लोग आज भी इस वक्त फोर्स लेबर में काम कर रहे हैं। सबसे ज्यादा कहां? चीन के सिंजियांग प्रांत में 10 लाख से ज्यादा लोग इंटरमेंट कैंप्स में, फैक्ट्रियों में फोर्स लेबर कर रहे हैं। अमेरिका ने चीनी सामान पर फोर्स लेबर टैरिफ लगाए, जिसका केस आज भी WTO में लंबित है। कतर, फीफा 2022 विश्व कप के लिए स्टेडियम बनाने गए लाखों प्रवासी मजदूर काफला सिस्टम के तहत उनके पासपोर्ट जब्त कर लिए गए, वेतन रोके गए, काम करो वरना जाना मना है। नेपाल, भारत, बांग्लादेश के मजदूर वहां मारे गए। एक अनुमान में 6500 से ज्यादा लोगों की मौत का जिक्र मिलता है। उत्तर कोरिया, पूरी इकोनॉमी ही स्टेट इंपोज फोर्स लेबर पर चलती है, वहां गुलामी सरकारी नीति ही है। ब्राजील, अमेजन जंगल में गन्ना और सोया फार्म, जहां मजदूर जंगल में ट्रैक नहीं होते, हजारों बंधुआ मजदूर हैं। नाइजर, 2003 में गुलामी आधिकारिक तौर पर बैन हुई, लेकिन 2003 की स्टडी में 8% आबादी अभी भी गुलाम है। 2023 में हालात कुछ बेहतर है, लेकिन बहुत कुछ नहीं। अब एक दिलचस्प बात बताता हूँ, इंडिया US ट्रेड डील, जो अभी 2026 में अमेरिका भारत से एक ट्रेड डील नेगोशिएट कर रहा है। साथ ही अमेरिका ने भारत को फोर्स लेबर टैरिफ की चेतावनी भी दी। मतलब अगर भारतीय सामान फोर्स लेबर से बनते हैं तो उन पर अतिरिक्त ड्यूटी लगेगी। कानून है, संविधान है, अदालतें हैं, फिर भी क्यों?
कारण नंबर 1, गरीबी और प्रवासियों की मजबूरी। भारत में मई 2026 में बेरोजगारी दर 5.5% हो गई। ग्रामीण बेरोजगारी प्रतिशत 5.1%। जब किसी गरीब के पास कोई विकल्प नहीं होता तो वह 12,000 रुपए के झूठ के पास भी जाता है। दूसरा कारण जाति व्यवस्था। बंधुआ मजदूरी में भारी बहुमत दलित और आदिवासी समुदायों से आती है। जाति ने सदियों से इस विचार को सामान्य कर दिया कि ये लोग काम करेंगे ही। यह व्यवस्था गहराई से सामाजिक है। तीसरा कारण कानून का कमजोर प्रवर्तन, मतलब वीक इंप्लीमेंटेशन ऑफ लॉ। बॉन्डेड लेबर एक्ट की अधिकतम सजा 3 साल है। जिला निगरानी समिति यानी डिस्ट्रिक्ट विजिलेंस कमेटी जो निगरानी करती है, कई जिलों में व्यवहारिक रूप से या तो है ही नहीं, और अगर है भी तो उनके पास वे शक्तियां नहीं है जिसके तहत वे किसी इंसान को गिरफ्तार कर सकें। चौथा कारण अदृश्य अर्थव्यवस्था यानी इनविजिबल इकोनॉमी। भारत की जीडीपी का 50% से ज्यादा अनौपचारिक अर्थव्यवस्था है, जहां कोई रिकॉर्ड नहीं, कोई निगरानी नहीं, कोई जवाबदेही भी नहीं है। पांचवा कारण राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी। फैक्ट्री मालिक खासकर चुनाव के सीजन में नेताओं के समर्थन में होते हैं। श्रम निरीक्षक की ताकत ज्यादा नहीं है, भ्रष्टाचार का रोल तो आप भी जानते हैं। मुजफ्फरनगर से बचाए गए मजदूरों को अभी 30,000 रुपए मिलेंगे पुनर्वास योजना के तहत। एक बार रिकॉर्ड के बाद उन्हें घर पहुंचा दो, काम खत्म। कोई प्रशिक्षण नहीं, कोई प्रशिक्षण नहीं, कोई सतत सहायता भी नहीं, जिसकी वजह से ये दोबारा उसी चक्कर में फंस जाते हैं क्योंकि इनके पास खाने कमाने का कोई स्किल ही नहीं होता। मैं आपको एक बात बताता हूँ, मुजफ्फरनगर की उस फैक्ट्री से जब 12 लोग बाहर आए, उनके चेहरों पर डर था, थकान थी, दर्द था, लेकिन एक चीज और थी जिस पर किसी का ध्यान नहीं गया। वो था उनकी आंखों में वो चमक जो खुले आसमान में उन्होंने बहुत दिन बाद देखी थी। 18 महीने में उन्होंने पहली बार खुला आसमान देखा। इंसानों के अंदर आजादी की भूख कोई भी सिस्टम हमेशा के लिए नहीं दबा सकता। स्पार्टकस ने कोशिश की, नील के किसानों ने इनकार किया, बंधुआ मुक्ति मोर्चा ने अदालतों तक लड़ाई लड़ी, और आज एक आम मजदूर के फोन कॉल ने 12 लोगों को बाहर निकाला। असली जंजीर तोड़नी है तो पुनर्वास वास्तविक होना चाहिए, न कि सिर्फ 30,000 रुपए। श्रम निरीक्षण फियरलेस और बार बार होना चाहिए। जाति आधारित भेदभाव का सीधा संबंध बंधुआ मजदूरी से है, उस पर बात होनी चाहिए। न्यूनतम मजदूरी का इम्प्लीमेंटेशन इनफॉर्मल सेक्टर में भी होना चाहिए, और फैक्ट्री मालिक अंकित बालियान और बाकी भगोड़ों को पकड़कर अधिकतम सजा मिलनी चाहिए। और हम सब उपभोक्ता के तौर पर हमें ये जानना चाहिए कि जो चीज हम सस्ते में खरीद रहे हैं, क्या वह किसी की जिंदगी की कीमत पर आ रही है, ये भी हमें सोचना होगा। मुजफ्फरनगर की उस फैक्ट्री से 12 लोग आजाद हुए, लेकिन ILO कहती है 2.8 करोड़ लोग अभी भी कैद में हैं, और जब तक कोई भी सभ्य समाज होने का दावा नहीं कर सकता। यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। क्या आपने कभी अपने आसपास ऐसा कुछ देखा है? अगर आपने भी अपने आसपास कभी कुछ ऐसा देखा है तो प्लीज कमेंट में जरूर बताएं। तो और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।